हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नो टू कॉमर्स में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट मतलब क्या है समझ लीजिए कि आपने एक 500 रुपए का शर्ट लिया, 500 रुपए का शर्ट खरीद लिया। अभी शॉप के पर शर्ट के सिर्फ 450 रुपए कट किए और बाकी के 50 रुपए आपको रिटर्न किए। तो ये 50 रुपए क्या हुए, ये आपको शर्ट पे मिला हुआ डिस्काउंट है। शर्ट कितने की थी? 500 की। शॉपकीपर ने कितने पैसे काटे? 450। आपको रिटर्न कितने मिले? 50। तो ये जो 50 रुपए है ये हो गए आपके डिस्काउंट। यानी कि अगर आप कुछ भी चीज खरीदते हो और शॉप की मार्क प्राइस से कम प्राइस में हमें या फिर कैटलॉग प्राइस से कम प्राइस में अगर हमें वो चीज बेच रहा है तो शॉपकीपर हमें डिस्काउंट दे रहा है। अभी अलग अलग टाइप के डिस्काउंट होते हैं, कोई 10% डिस्काउंट देता है, कोई 20% डिस्काउंट देता है, ऐसे अलग अलग डिस्काउंट हमें मिलते हैं। Discount is a concession or allowance given by the seller to the purchaser. There are two types of discount. Discount क्या है? तो कंसेशन है। कंसेशन यानी जो की शर्ट की प्राइस थी 500 रुपए, उसमें हमें कंसेशन दिया, 50 रुपए कम करके दिए, या फिर अलाउंस था कि 50 रुपए कम करके देने का अलाउंस था, इसीलिए उसने 500 की शर्ट हमें 450 में बेची और 50 रुपए का हमें डिस्काउंट दिया। एक कौन देता है? सेलर देता है बायर को। कौन देगा? सेलर देगा बायर को डिस्काउंट। यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिला हमें? 50 रुपए का। शर्ट कितने की थी? 500 की। सेलर ने हमें बेची कितने की? 450 की, यानी कि 50 रुपए हमारा डिस्काउंट हो गया। ठीक है। डिस्काउंट के दो टाइप है, पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। अभी हमें इन्हें डिटेल में सीखना है। पहला आ गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। अभी ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? तो ट्रेड डिस्काउंट यानी कि ऐसा डिस्काउंट कि आपके शर्ट पे जो मार्क प्राइस थी या फिर आपके शर्ट की जो कैटलॉग प्राइस थी या फिर लिस्ट प्राइस थी, मतलब आपके शर्ट पे जो प्राइस दी गई थी 500 रुपए, उसमें से आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस मतलब जो आपके शर्ट पे प्राइस थी उस प्राइस में से डिस्काउंट कम करके आपको शर्ट मिला 450 में, इसीलिए वो हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। एक बात आपको बता दूं कि ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक में, अकाउंट के बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। इट इज एन अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस मतलब शर्ट पे जो कैटलॉग था, शर्ट पे जो पर्ची लगी हुई रहती है ना, कैटलॉग लगा हुआ रहता है, उस पे प्राइस मेंशन की होती है, हर प्रोडक्ट की प्राइस उस पे मेंशन की होती है, और जो मेंशन की हुई प्राइस है उससे अगर शॉपकीपर प्राइस कम ले रहा है, उसके मुकाबले शॉपकीपर हमसे प्राइस कम ले रहा है, हमें कम प्राइस में वो शर्ट वो बेच रहा है, तो हो गया हमारे लिए डिस्काउंट। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कहाँ पे होता है? तो कैटलॉग प्राइस पे या फिर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू बेसिस की ट्रेड डिस्काउंट हम किस प्राइस में से माइनस करते हैं, तो हम करते हैं कैटलॉग प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, या फिर लिस्ट प्राइस में से हम उनकी प्राइस जो होती है वो माइनस करते हैं। This discount is allowed at the time of purchase or sale of goods. ये कब अलो होगा, ये डिस्काउंट कब अलो होगा? तो जब हम एक तो गुड परचेस करेंगे या फिर गुड सेल करेंगे। वैल्यू ऑफ गुड्स परचेस सोल्ड रिकॉर्डेड इज नेट वैल्यू पेबल। जब भी हम वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं तो हमें वही वैल्यू रिकॉर्ड करनी है जो नेट पेबल वैल्यू है, यानी कि अगर 500 का शर्ट है और हमने 450 में वो खरीदा तो हम प्राइस ए लिखेंगे 450 वाली। नेट प्राइस जो हमें पे करनी है वही प्राइस हम लिखते हैं। दैट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। नेट वैल्यू मतलब, नेट प्राइस मतलब कि डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो डिडक्ट करके, वो माइनस करके जो अमाउंट हम शॉपकीपर को देंगे सिर्फ वही अमाउंट हमें लिखनी है। इफ गुड्स ऑफ 1000 आर सोल्ड 5% ट्रेड डिस्काउंट। 1000 के गुड्स सोल्ड करने हैं, उस पे 5% डिस्काउंट लगा है। द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट विल बी रिकॉर्डेड विल बी 950 बोथ बाय द परचेसर एंड द सेलर एंड नॉट 1000। तो इन्होंने प्राइस कितनी रिकॉर्ड की? 950, क्योंकि उसमें हमें 5% जो है वो डिस्काउंट मिला है। 5% डिस्काउंट मिला है 1000 में। फिर 1000 में अगर हमें 5% डिस्काउंट मिलता है तो उसकी प्राइस डिडक्ट होती है डिस्काउंट की 1000 माइनस 50, यानी कि 950, और 950 ही रिकॉर्ड होगा, फिर चाहे वो परचेसर रिकॉर्ड करे या फिर सेलर रिकॉर्ड करे। रिकॉर्ड कितना करेगा? 950। हेंस ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं वहां पे ट्रेड डिस्काउंट सेपरेटली मेंशन नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट की बुक में सेपरेटली नहीं दिखाया जाता। आपको ये याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन इस पे आते ही है।
हर एग्जाम में आएंगे, इसलिए इसे अच्छे से याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो अकाउंट के बुक में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड भले ही होता होगा लेकिन सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट में या फिर डिस्काउंट के अकाउंट में इसे लिखा जाता है सेपरेटली ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारा कैश डिस्काउंट। अभी कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट क्या होता है? अभी अगर आपने 3-4 प्रोडक्ट एक साथ ले लिए, मतलब 1 चेयर ली 500 की, 2 टेबल लिए 2000 के, तो इसकी टोटल प्राइस कितनी होती है? 2500। और 2500 जो है इसमें से अगर आपको डिस्काउंट लेस हो रहा है तो ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसमें से माइनस होगा? हर एक प्रोडक्ट में से। मतलब अगर आपने 1 चेयर ली तो इसमें डिस्काउंट लगेगा आपको, 2 टेबल लिए इसमें अलग डिस्काउंट लगेगा आपको, ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या करेगा? दोनों के प्राइस की एडिशन करेगा और दोनों के प्राइस के ऊपर एक साथ लगेगा, वो हो गया आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। जब भी हम रिसिप्ट लेंगे शॉपकीपर से, जब भी हम रिसिप्ट लेंगे, शॉपकीपर हमने जितने प्रोडक्ट लिए उस सबकी एडिशन करके बाद में उसमें कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगा, 10%, 20%, वो हो जाएंगी हमारे लिए कैश डिस्काउंट। इट इज द कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। एक कंसेशन देते हैं शॉपकीपर ताकि कस्टमर हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट कर सके, यानी कि कस्टमर जल्दी से पेमेंट करे, कैश पेमेंट करे, इसीलिए ये कैश डिस्काउंट शॉपकीपर देते हैं। इट इज गिवन आइदर फॉर द स्पॉट पेमेंट और फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ पे आप स्पॉट पेमेंट यानी कि अगर आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है तो वही के वही आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ दिनों बाद, यानी कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक डेट देते हो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो वहां पे भी आप पेमेंट कर सकते हो 4 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड में। ठीक है। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हो जाता है और उसके बाद में जो फाइनल प्राइस आती है उसमें कैश डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट पहले हर प्रोडक्ट में का हम डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और बाद में जो फाइनल प्राइस आती है 3-4 प्रोडक्ट मिलाकर जो फाइनल प्राइस आती है उसमें से कैश डिस्काउंट हम माइनस करते हैं। सिंस इट इज लॉस टू द सेलर एंड गेन टू द बायर। ये क्या हो जाता है? सेलर के लिए लॉस हो जाता है लेकिन बायर के लिए ये गेन हो जाता है। सब प्रोडक्ट में अगर आपने डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, लेकिन अगर सब प्रोडक्ट आप एडिशन करते हो, सब प्रोडक्ट के प्राइस की अगर आप एडिशन करते हो और फाइनल प्राइस में अगर आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये इनडायरेक्टली सेलर के लिए तो लॉस ही होगा ना, क्योंकि उसको तो प्राइस कम करनी पड़ रही है ना, तो उसके लिए तो लॉस ही होगा ना सेलर के लिए। बायर के लिए तो गेन हो जाएगा क्योंकि बायर के तो पैसे ही बच रहे हैं। ऐसा कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर हो सकता है, शो कर सकते हैं हम, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हम अकाउंट के बुक में शो नहीं कर सकते, वो अकाउंट के बुक में अपीयर नहीं हो सकता। ठीक है। आगे देखेंगे हम कि सॉल्वेंट या फिर इंसॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट यानी कि क्या? सॉल्वेंट यानी कि ऐसा पर्सन या फिर बिजनेस का ओनर जिसकी असेट उसकी लायबिलिटी से ग्रेटर है, असेट ग्रेटर है और लायबिलिटी लेस है। और इंसॉल्वेंट यानी कि ऐसा पर्सन जिसकी असेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, यानी कि जिसके ऊपर कर्ज है, वो हो गया इंसॉल्वेंट, और अभी वो उस कर्ज को रिटर्न नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो इंसॉल्वेंट हो गया है। और जिसकी असेट ज्यादा है यानी कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, तो वो हो गया सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट इफ अ पर्सन्स असेट आर मोर देन हिज लायबिलिटी। क्या कहा था मैंने? अगर किसी की असेट उसके लायबिलिटी से ज्यादा हो, असेट ज्यादा हो उसके लायबिलिटी से, तो वो हो गया हमारे लिए सॉल्वेंट पर्सन। और इक्वल टू हिज लायबिलिटी, एक तो ज्यादा होनी चाहिए असेट या फिर उसके लायबिलिटी से उसकी असेट मैच करनी चाहिए, उसके लायबिलिटी से उसकी असेट इक्वल होनी चाहिए, तो ही हम उस पर्सन को सॉल्वेंट कह सकते हैं। इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन। उसे हम क्या कहेंगे? तो सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनेंशियल साउंड एंड इट इज इन द पोजीशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेट। क्या होता है? सॉल्वेंट पर्सन जो होता है वो फाइनेंशियली स्टेबल होता है, फाइनेंशियली साउंड होता है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है वो बेटर होती है या फिर अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो उसके सारे जो डेप्ट है, कर्जा जो है उसके ऊपर, वो उन्हें पे कर सकता है। सॉल्वेंट पर्सन उसके कर्ज यानी उसके डेट पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन टोटल असेट हैव बीन कैलकुलेटेड टू 50 lakh एंड हिज टोटल डेट वेयर 30 lakh। 50 lakh उसकी असेट है
और उसकी डेप्ट है 30 लाख। कितने बचेंगे? 50 लाख में से 20 लाख गए, 20 लाख। सिंस हिज पोजीशन इज साउंड, ही इज एबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट, देयरऑफ ही इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन। वो क्या हो गया है? सॉल्वेंट पर्सन हो गया है, क्योंकि उसकी एसेट है 50 लाख और उसकी लायबिलिटीज, उसके डेप्ट है 30 लाख। और अगर हमने उसके एसेट में से अगर उसकी लायबिलिटी माइनस की तो उसके पास अभी भी 20 लाख रुपए बच रहे हैं, तो वो हो गया है सॉल्वेंट पर्सन, क्योंकि वो उसके सारे डेट पे ऑफ कर सकता है, इसीलिए उसे सॉल्वेंट पर्सन कहा गया है। जिसकी एसेट ज्यादा है उसके लायबिलिटी से, या फिर जिसकी एसेट और लायबिलिटी दोनों सेम है, वो पर्सन हो गया आपके लिए सॉल्वेंट पर्सन। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा इनसॉल्वेंट पर्सन। इनसॉल्वेंट पर्सन यानी कौन सा पर्सन? जिसकी एसेट कम है उसके लायबिलिटी से, यानी कि लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है। अ पर्सन हुज लायबिलिटी आर मोर देन हिज एसेट, एक ऐसा पर्सन जिसकी लायबिलिटी उसके एसेट के मुकाबले ज्यादा है। लायबिलिटी यानी कि कर्ज होता है दूसरों का हम पे, और वो अगर ज्यादा है तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट कहा जाता है। He is an insolvent person, जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है उसके एसेट से, लायबिलिटी ज्यादा एसेट कम, यानी कि वो इंसॉल्वेंट पर्सन है। लायबिलिटी ज्यादा एसेट कम, इंसॉल्वेंट पर्सन। सच पर्सन लायबिलिटी आर मोर देन हिज एसेट, इनकी लायबिलिटी इनके एसेट से ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, a person total asset or property have been calculated to 20 lakh and his total debt were 50 lakh। उसकी एसेट कितनी है? 20 लाख है और उसकी लायबिलिटी कितनी है? 50 लाख है। अगर एसेट 20 लाख है और लायबिलिटी है उसकी 50 लाख, तो उसकी लायबिलिटी वो पे ऑफ कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा। उसके डेट वो पे कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी एसेट ही कम है, तो उसमें वो उसकी लायबिलिटी कैसे रिटर्न कर पाएगा, कैसे लायबिलिटी पे ऑफ कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसे इंसॉल्वेंट पर्सन कहा गया है। And if he is not in a position to get any amount from any sources, अभी उसे किसी भी सोर्स से कुछ भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसका बिजनेस भी गया, उसकी प्रॉपर्टी भी गई, और अभी उसके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे उसे पैसे आ सके। एंड इफ द कोर्ट इज सो satisfied, then he will be declared as an insolvent person। उसे कोर्ट इंसॉल्वेंट पर्सन डिक्लेयर कर देता है अगर उस पर्सन के पास उसकी एसेट कम है उसके लायबिलिटी से और उसके पास अभी कोई सोर्स नहीं बचा है जिससे उसे इनकम आ सके, तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट है, ऐसा कोर्ट भी डिक्लेयर कर देते हैं। सॉल्वेंट पर्सन यानी कौन सा पर्सन? जिसकी एसेट उसकी लायबिलिटी से ज्यादा है, वो पर्सन हो गया हमारे लिए सॉल्वेंट पर्सन। और लायबिलिटी ज्यादा एसेट कम, ये हो गया आपके लिए इंसॉल्वेंट पर्सन। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है? तो ऐसा डिस्काउंट जो लीस्ट प्राइस पे या फिर कैटलॉग प्राइस पे जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट की बुक में सेपरेटली लिख सकते हैं क्या? तो नहीं, अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी सेपरेट अकाउंट नहीं होता। और कैश डिस्काउंट यानी कि मतलब ऐसा डिस्काउंट जो कि प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस में लगता है, मतलब आपने 3-4 प्रोडक्ट खरीद लिए, अभी इसके एडिशन करके इसके ऊपर जो फाइनल डिस्काउंट हमें मिलेगा उसे कहेंगे हम कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कस्टमर को एनकरेज करता है प्रॉम्प्ट पेमेंट देने के लिए। कैश डिस्काउंट अकाउंट की बुक में हम लिख सकते हैं, अकाउंट की बुक में कैश डिस्काउंट के लिए एक सेपरेट अकाउंट हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज है ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही।